Hello, good morning everybody. So we are doing UPSC Prelims Extra Edge series. हमने इस सीरीज में पहले पॉलिटी सब्जेक्ट स्टार्ट किया हुआ है एंड वी विल कवर द ऑल द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं इन दिस सीरीज एंड दिस सीरीज इज अवेलेबल ऑन सिविल्स विद आकाश यूट्यूब चैनल. उस पर आपकी अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है और इन दिस पॉलिटी वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल द टॉपिक्स. हमारे कुछ ही टॉपिक्स बचे हैं जैसे कि यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड जो स्टेट का एग्जीक्यूटिव है वो, और एक हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एंड एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, एंड दीज थिंग्स वी विल कवर इन नेक्स्ट 2-3 लेक्चर्स. फिर आपका पॉलिटी का कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज हो जाएगा फॉर प्रीलिम्स एग्जाम 2026. और एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें, जो हम ये सीरीज कर रहे हैं, ट्राई टू इंश्योर कि आप इसको रोज एक्टिवली लेक्चर्स को देखते रहें और पॉइंट्स को जॉट डाउन करते रहें. जो आपके नोट्स पहले बने हुए हैं उनको साथ में रख के रिवाइज कर लें, और कुछ टॉपिक्स जो आपको पहले नहीं आते हैं, कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, यू कैन यूज दिस लेक्चर्स टू बिल्ड दैट कंसेप्चुअल क्लैरिटी आल्सो. एंड वन मोर थिंग, इनको पैसिवली ना देखें लेक्चर्स को, सिर्फ सुने नहीं, इनको एक्टिवली देखें, समझ के नोट्स करते रहें पॉइंट्स को कि भाई ये पॉइंट्स मेरे हैं जिसको बड़े इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के हिसाब से. एंड वी आर डूइंग द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, और इसमें एनालिटिकल चीजें भी हैं और फैक्चुअल चीजें भी हैं. बिकॉज अगर यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछेगी एग्जाम में तो फैक्चुअल चीजें नहीं, साथ में एनालिटिकल चीजें भी पूछी जा सकती हैं. Keep that thing in mind while attending those lectures. In last class, we discussed about fundamental duties and center-state relations. उसके legislature, administrative and financial relation हमने देखे थे, जो prelims के लिए important है. In today's class, we will discuss about union executive. और उसमें जो union executive में हमें जो important चीजें पढ़नी है वो है president and vice president, जो हम देखेंगे. Attorney general हम बाद में देख लेंगे जब हम will discuss about the कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज या पोस्ट की बात होगी. पर यूनियन एग्जीक्यूटिव में एज सच जो आता है वो आता है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड जो हमारे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एंड साथ में एक ऑफिस आता है अटॉर्नी जनरल का. तो इफ यू गो बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इन द कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है that deals with union executive, और उसमें लिखा हुआ है क्या क्या आता है यूनियन एग्जीक्यूटिव में. तो these 4, और इनफैक्ट अगर इसको अलग माने तो 5 जो है हमारी पोस्ट आती हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव में. पर हम जो पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट वो है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट. ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि जो भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होता है वो सब कुछ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही करते हैं, बस नाम किसका लिया जाता है, प्रेसिडेंट का. तो दीज 2 पोस्ट आर इंपॉर्टेंट. इनके इलेक्शन कैसे होते हैं, डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होती है, क्या इनके फंक्शंस हैं, क्या क्वालिफिकेशंस हैं, डिस्क्वालिफिकेशंस हैं, और क्या इनके पावर्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे इन टुडेज लेक्चर, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द प्रेसिडेंट थिंग. हम उसको समझते हैं जो प्रेसिडेंट वाली चीज है. अब जब हम प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो आपको एक चीज समझ में आती है कि प्रेसिडेंट इज लाइक अ फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री. हाईएस्ट पोस्ट होती है. इफ यू put the officers in a kind of a sequence, तो प्रेसिडेंट टॉप पे आता है और हर काम प्रेसिडेंट के नाम पे होता है. चाहे वो करने वाले क्या होते हैं, ऑफ कोर्स इन द एट द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, बट एवरीथिंग इज डन किसके नाम पे, प्रेसिडेंट के नाम पे. तो जब प्रेसिडेंट पढ़ रहे हैं तो पहले स्टार्ट करते हैं कि जो प्रेसिडेंट है इंडिया में उसके इलेक्शंस का क्या प्रोसीजर है. तो पहले इलेक्शंस देखते हैं कैसे इंसान इलेक्ट होता है. अब जो प्रेसिडेंट होता है इसके इलेक्शंस में दोनों का रोल होता है, यूनियन का भी और स्टेट का भी. क्यों, ये भी समझ लें भाई. प्रेसिडेंट जो भी बिल बनता है पार्लियामेंट द्वारा वो पार्लियामेंट उसको एसेट देता है लास्ट में. एंड हमें पता है कि जो पार्लियामेंट लॉ बनाता है इट इज वैलिड इन द टेरिटरी ऑफ द इंडिया, और उसमें स्टेट्स भी आएंगी. तो स्टेट्स उस लॉ को क्यों एक्सेप्ट करें जो प्रेसिडेंट ने साइन किया है, अनलेस और अनटिल states have a say in the election of that office, that is president. तभी states को भी पावर दी है कि आप भी उसके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, then only ये बात बन पाएगी कि हाँ भाई प्रेसिडेंट स्टेट्स का भी है, क्योंकि प्रेसिडेंट इज ऑफ द कंट्री इंडिया, और इंडिया में यूनियन एंड स्टेट्स दोनों आती हैं, तो उसके इलेक्शन में भी दोनों का से होना चाहिए. तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट लॉजिक प्रेसिडेंट के इलेक्शन में दोनों पार्टिसिपेट करेंगे. अब आता है कि इसकी इलेक्शंस में जो हमारा इलेक्टोरल कॉलेज होता है, व्हाट दैट
कंसिस्ट्स ऑफ। तो इलेक्टोरल कॉलेज में किस किस का कॉम्पोजिशन होता है उसको देखते हैं। तो पहला आता है इलेक्टोरल कॉलेज में, फर्स्ट थिंग इज जो हमारी एमपीज है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ऑफ कोर्स लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा। बट कीप इन माइंड, क्योंकि आज तो लोकसभा में कोई नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं है, पर राज्यसभा में तो आज भी 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। बट इसके इलेक्शन के प्रोसेस में ओनली इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट, नॉट नॉमिनेटेड मेंबर्स। तो यहां पे इलेक्टेड मेंबर्स ओनली पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। और वो सेम कहानी होती है एमएलएस की, जो स्टेट में होते हैं वो भी कौन से, इलेक्टेड ओनली। भाई कई स्टेट्स में ना 2 हाउसेस हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल। तो पर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में काउंसिल वाले पार्टिसिपेट नहीं करते, असेंबली वाले पार्टिसिपेट करते हैं। और वो कौन होंगे, ओनली इलेक्टेड मेंबर्स, ये आपको नहीं भूलना है। अब क्योंकि हमारी कई यूटीज हैं जैसे दिल्ली एंड पुडुचेरी, उनमें उन यूटीज की असेंबली भी है, वहां पे भी रिप्रेजेंटेटिवनेस है। यूटीज होती यूनियन की हैं, पर कई यूटीज में हमने लोगों को राइट दिया है अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने का, चीफ मिनिस्टर को चुनने का। तो यूटीज जिनमें क्या है, इलेक्शंस होते हैं, उनमें भी वो पार्टिसिपेट करती हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। उनके एमएलए भी जो इलेक्टेड होते हैं वो क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो अगर हम बात करें इलेक्टोरल कॉलेज की, तो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और एमएलए ऑफ स्टेट्स एंड ऑफ यूटीज जिनमें लेजिस्लेटिव असेंबली है। कौन नहीं होते हैं, तो उस हिसाब से देखा जाए तो कौन नहीं होते हैं, वो होते हैं जो हमारे नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं। तो नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं होते हैं, इसको आप समझ लें, ये आपको क्लियर होना चाहिए कि नॉमिनेटेड मेंबर्स तो नहीं होते हैं इलेक्टोरल कॉलेज में। और इसके बाद जब प्रेसिडेंट आता है, उसके इलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है, ये होता है कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं, पर प्रोसेस क्या होता है उसे समझते हैं। अब इसको एक चीज समझ लें, पहले प्री में क्वेश्चन आया हुआ है तो मैं बता रहा हूं कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट को डिटेल में। अब हमारे एमएलएस भी वोट करते हैं और एमपीज भी वोट करते हैं। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर प्रेसिडेंट है उसके इलेक्शन में यूनियन का ज्यादा से होना चाहिए स्टेट्स का, तो आंसर विल बी दोनों का इक्वल से होना चाहिए। अब दोनों का इक्वल से होना चाहिए मतलब जो वोटिंग पावर इनकी है, सेम वोटिंग पावर किनकी होनी चाहिए, एमपीज की होनी चाहिए। तो हमने टोटल वोट्स तो क्या कर दी, इनकी बराबर कर दी, किसकी, एमएलएज और एमपीज की। तो हम एक काम करते हैं, पहले इनकी वोट की वैल्यू निकाल लेते हैं, सभी एमएलएज की, जो भी आएगी वो सभी एमपीज की हो जाएगी। तो हम पहले निकालते हैं एमएलएज की वोट की वैल्यू कितनी है, टोटल सभी एमएलएज की, उसी वोट की वैल्यू एमपीज की होगी। अब हम एमएलए की वोट की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब एमएलए की वोट की वैल्यू, क्या सभी एमएलए की वोट की वैल्यू सेम होगी, आंसर इज अगर कोई एमएलए पंजाब का है तो सभी पंजाब के एमएलए की वैल्यू सेम होगी। पर अगर कोई एमएलए यूपी का है तो उसके एमएलए की वैल्यू पंजाब से बराबर नहीं होगी, अलग होगी, पर यूपी के सभी एमएलए की वैल्यू सेम होगी। तो एमएलए ऑफ पंजाब की वैल्यू निकालनी पड़ेगी सभी, और एमएलए यूपी की, ऐसे सभी एमएलए की वैल्यू निकाल के जो भी वैल्यू आएगी वो उसको, सारी वैल्यू को हम एमपीज को दे देंगे, क्योंकि एमपीज की वोट की वैल्यू एमएलए की वोट के वैल्यू के बराबर होनी चाहिए। पर सभी एमएलए की वोट की वैल्यू सेम नहीं होती, एक स्टेट के एमएलए की वैल्यू सेम होती है। लेट्स सपोज हमें किसी एमएलए किसी स्टेट के निकालना है, किसी एमएलए स्टेट कोई एक्स है उसके एमएलए की वोट की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, जिस हमें पॉपुलेशन के बेसिस पे निकालना है, बिकॉज हर एमएलए किसी ना किसी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। पॉपुलेशन के हिसाब से एमएलए की वोट की वैल्यू आएगी, क्योंकि स्टेट के अंदर तो जो हम बनाएंगे एमएलए वो सेम पॉपुलेशन के हिसाब से बनाते हैं, तो उनकी वोट की वैल्यू सेम होती है। तो अगर एमएलए की वोट की वैल्यू देखें, इट विल बी नथिंग बट, अगर मैं बोलूं वोट ऑफ वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए ऑफ एक्स स्टेट, एक एमएलए की वोट की वैल्यू क्या होगी, वो होती है टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। मान लो उस स्टेट की पॉपुलेशन कितनी है, उसको हमने ऊपर रख लिया, डिवाइड कर दिया उस स्टेट से कितने एमएलए आते हैं, उस स्टेट से कितने एमएलए आते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमएलएस ऑफ स्टेट एक्स, जो स्टेट हमारी है हमने लिखी है ना एक्स स्टेट के, और इसको हमने, क्योंकि भाई पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो वो बहुत ही होगी, लाखों में होगी, करोड़ों में होगी, तो उसको हम 1000 से डिवाइड कर देना कि वोट की वैल्यू थोड़ा छोटा नंबर आ जाए, बड़ा नंबर ना लिखना पड़े।
तो यहां से हम निकाल लेते हैं किसी भी एमएलए स्टेट की वैल्यू। वैसे ही कोई वाई स्टेट होगा, उसकी पॉपुलेशन डिवाइड बाय उसके एमएलए। ऐसे ही जेड होगा, उसकी पॉपुलेशन डिवाइड बाय उसके एमएलए। तो जब सभी एमएलए की वोट की वैल्यू आ गई, ये एक की वैल्यू है, कितने एमएलए हैं तो देखेंगे, तो अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो किसी भी स्टेट के जो एमएलए की, स्टेट के टोटल एमएलए की वैल्यू वो कितनी है, पॉपुलेशन ऑफ स्टेट डिवाइड बाय 1000। तो हमने ऐसे करके निकाल ली सभी की वैल्यू। अब हमने निकाल लिया, मान लो हमारे पास क्या आ गई है, एमएलए ऑफ स्टेट एक्स, वैसे ही एमएलए ऑफ स्टेट वाई, सभी को ऐड कर लिया। फिर क्या आ गई हमारे पास, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल एमएलए, कोई भी वैल्यू आ गई। और क्योंकि ये टोटल वैल्यू ऑफ ऑल एमएलए विल बी, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल एमएलए विल बी इक्वल्स टू टोटल वैल्यू ऑफ ऑल एमपीज, तो ये बराबर होनी चाहिए, ये बराबर होनी चाहिए, ये नंबर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो हमने अगर टोटल वैल्यू ऑफ ऑल एमपीज है तो एक एमपी की वैल्यू क्या होगी, तो वैल्यू ऑफ ईच एमपी will be equals to total value of all MPs divided by number of elected MPs। तो लोकसभा और राज्यसभा के MPs की वैल्यू सेम होगी यहां से, क्योंकि MPs की वैल्यू क्या है, हम MPs को इक्वल मान रहे हैं, तो हमें टोटल वैल्यू ऑफ ऑल MLAs डिवाइड बाय MPs। तो हम ऐसे मान लेते हैं, लेट्स सपोज किसी एक स्टेट की पॉपुलेशन कितनी है, 1000 है, उसके MLAs कितने हैं, 10 है। एक है MLA जिसकी पॉपुलेशन मान लो कितनी है, हमारी 1 लाख है, तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई, उसमें एक एमएलए की वैल्यू कितनी आ गई, काट दिया आपने, कितनी आ गई, 100। तो इस स्टेट के एक एमएलए की वैल्यू 100 है, टोटल एमएलए की वैल्यू कितनी हो गई है, टोटल एमएलए की वैल्यू कितनी है, ये काट दें 1000 4 से तो 10 आ जाएगी, तो 10 आ गई है। तो एक एमएलए की वैल्यू 10 है, लेट्स सपोज किसी एक स्टेट की जिसकी पॉपुलेशन कितनी थी, जिसकी पॉपुलेशन थी हमारे पास 1 लाख। ऐसे ही अगर हम उस स्टेट के सभी एमएलए की वैल्यू कितनी हो गई है, वो कितनी है, अगर हम ये एक की है, टोटल एमएलए कितने हैं, तो टोटल एमएलए आर 10, तो कितनी वैल्यू आ गई है, 100 टोटल एमएलए ऑफ दैट स्टेट की वैल्यू। वैसे ही मान लो कोई स्टेट है जिसकी पॉपुलेशन कितनी है, मान लो उसकी पॉपुलेशन है 2 लाख, तो उसके एमएलए कितने हैं, मान लो उस स्टेट के एमएलए कितने होंगे, क्योंकि भाई हमें पता है कि हम स्टेट को एमएलए से भी हिसाब से देते हैं। अगर 1 लाख पॉपुलेशन 10 दे दिए, 2 लाख है तो कितने देने पड़ेंगे, मान लो हमने उसको दे दिए 15 एमएलए और हमने इसको डिवाइड कर दिया 1000 से, तो उसके हिसाब से कितना आ गया, 200/5 दैट इज 3, और ये कितना है 40, और ये कितना आ गया 133, तो कितनी वैल्यू आ गई 13.33। एक एमएलए की वैल्यू, कितने एमएलए हैं 15, और ये कितनी आ गई उसकी, उस स्टेट के टोटल एमएलए की वैल्यू। ऐसे सभी ऐड करते रहेंगे, जब सारे ऐड हो जाएंगे वो टोटल वैल्यू ऑफ ऑल एमएलए इक्वल टू टोटल वैल्यू ऑफ ऑल एमपीज, दैट ईच वैल्यू ऑफ एमपी विल बी इक्वल्स टू टोटल वैल्यू ऑफ ऑल एमपीज डिवाइड बाय नंबर ऑफ एमपीज। तो ये कहानी है कि एक स्टेट के एमएलए की वैल्यू सेम होगी और सभी एमपीज की वैल्यू सेम होगी, चाहे वो लोकसभा राज्यसभा हो। हाँ, पर सभी स्टेट्स हैं वहां पे सभी एमएलए की वैल्यू सेम नहीं होगी, वो स्टेट टू स्टेट वेरी करेगी, बिकॉज वहां पे पॉपुलेशन का एंगल आ जाता है। अब पॉपुलेशन के हिसाब से हम एमएलए की सीट देते हैं, पर कई स्टेट्स में पॉपुलेशन मान लो प्रपोर्शन में नहीं देते हैं, कि जहां 1 लाख है वहां 10, जहां 2 लाख है वहां 20, वहां कभी थोड़ा नंबर आगे पीछे हो जाता है, तो वैल्यू हर स्टेट की सेम नहीं होती है। आया समझ में? तो यूपी के एमएलए की वैल्यू ज्यादा है, पंजाब के एमएलए की वैल्यू प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कम है, ये कहानी होती है इसकी। अब जब हम ये हो जाता है, अब ये तो हो गया कि वैल्यू दे दी हमने उसको हर एमएलए को, पर प्रेसिडेंट कौन बनता है, तो प्रेसिडेंट वो बनेगा, अब वोट्स डालेंगे सभी, तो टोटल वोट्स पूल्ड, मान लो सभी ने वोट्स डाली, टोटल वोट्स पूल्ड, और सभी ने डाली, एक प्रेसिडेंट था, हमने उसकी मेजॉरिटी इंश्योर करनी थी, तो हमने क्या कर दिया, ऐसे कर देंगे, टोटल वोट्स डिवाइड बाय 2 + 1 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू नथिंग प्लस, जिसके पास ये वोट्स आगे वो जीत जाएगा। और ये जीतने का तरीका क्या है, फर्स्ट पास द पोस्ट नहीं है, क्या है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तरीका क्या है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये कहानी क्या होती है, ये हमने आपको बता दिया था बहुत पहले कि कैसे ये होती है, कि आप पहले अपनी जो वोटिंग होती है एमएलए प्रेफरेंस डालते हैं, फिर प्रेफरेंसेस को काउंट करते हैं, जिसके पास ये नंबर आ गया ठीक है वो जीत गया, अगर नहीं आया फिर जिसके पास लास्ट में प्रायोरिटी होती है उसकी वोट्स को काउंट करके डिलीट करके ऊपर ट्रांसफर कर देते हैं सेकंड प्रायोरिटी को, और फिर उसके हिसाब से दोबारा गिनते हैं, अगर फिर भी नहीं आता ये नंबर दोबारा करते हैं।
तो एक लेक्चर लगाएं, हमारा जो लेक्चर नंबर है पॉलिटी में हमने पहले डिस्कस कर लिया है, कौन सा, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये हमने पॉलिटी के पहले लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है। इफ यू आर वाचिंग दीज लेक्चर कॉन्टिन्यूअसली, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी कि कौन सा सिस्टम है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। आगे यहां तक क्लियर है। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन ऐसे होते हैं और बंदा प्रेसिडेंट बन जाता है। अब आता है क्वेश्चन कि जब प्रेसिडेंट बन गया है तो क्या प्रेसिडेंट को रिमूव किया जाता है? ऑफ कोर्स किया जा सकता है, वो हम देखेंगे अभी। पर उससे पहले एक चीज और देखते हैं बड़ी इंपॉर्टेंट, कि जब प्रेसिडेंट आता है तो जो प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशंस क्या क्या है, फिर रिमूवल देखेंगे ना। तो प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्या आपको क्वालिफिकेशंस चाहिए। तो पहली क्वालिफिकेशन सिंपल है, द पर्सन शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। ये हर जगह ही होता है, द पर्सन शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। सेकंड आता है कि दैट पर्सन शुड बी एलिजिबल टू बिकम द मेंबर ऑफ लोकसभा। दैट पर्सन शुड बिकम द मेंबर ऑफ लोकसभा। उसके लिए वो एलिजिबल होना चाहिए। जो मेंबर ऑफ लोकसभा की क्वालिफिकेशंस हैं, उसके लिए वो प्रेसिडेंट जो बनना चाह रहा है वो उसके लिए भी एलिजिबल होना चाहिए, और उसकी एज होनी चाहिए 35 ईयर्स एंड प्लस। 35 ईयर्स, एटलीस्ट 35 ईयर्स ऑफ एज होना चाहिए। दीज आर द 3 कंडीशंस जो क्वालिफिकेशंस हैं। एक क्वालिफिकेशन और है बड़ी इंपॉर्टेंट, जो आपको समझनी भी है, कि वो इंसान कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को पे नहीं बैठा होना चाहिए। मतलब वो इंसान किसी भी स्टेट, किसी भी सेंटर या लोकल गवर्नमेंट के किसी भी ऑफिस को होल्ड नहीं करना चाहिए। इफ द पर्सन वांट्स टू बिकम प्रेसिडेंट, उसको पहले रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। मान लो कोई बंदा, कोई मान लो आईएएस ऑफिसर ही है, क्योंकि वो सेंटर की पोस्ट पे बैठा है तो उसे पहले रिजाइन देना पड़ेगा, देन ही कैन कंटेस्ट द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। बट एक हमें दी है कि अगर मान लो कोई भी गवर्नर है, अगर मान लो कोई प्रेसिडेंट है, या अगर कोई वाइस प्रेसिडेंट है, अगर कोई बंदा प्रेसिडेंट बना हुआ है, अगर यहाँ कोई बंदा वाइस प्रेसिडेंट बना हुआ है, या कोई गवर्नर है, ये हम मानते हैं ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं है। अगर कोई इंसान इन पोस्ट पे बैठा है तो वो बिना रेजिग्नेशन के भी इलेक्शन लड़ सकता है, पर जब जीत जाएगा तो उसको इन पोस्ट से हटना पड़ेगा। अगर मान लो कोई गवर्नर है तो उसे गवर्नर की पोस्ट से पहले नहीं हटना है, इलेक्शन लड़ सकता है वो। अगर वो जीत गया तो उसे बाद में रेजिग्नेशन गवर्नर की पोस्ट से देना पड़ेगा, तभी वो प्रेसिडेंट बन सकता है, क्योंकि ड्यूल ऑफिस तो बंदा होल्ड नहीं कर सकता है। ये होता है क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट। ये है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, 35 एज, सिटीजन एंड शुड बी एलिजिबल टू बिकम द मेंबर ऑफ लोकसभा, नॉट राज्यसभा, नॉट पार्लियामेंट, स्पेसिफिक फॉर द लोकसभा। दीज आर द क्वालिफिकेशंस। अब एक चीज आती है, पहले क्या होता था, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में बहुत सारे लोग लड़ लेते थे इलेक्शन, जीते ना जीते वैसे ही खड़े कर दिए हैं ताकि प्रोसेस को और टफ कर दें। तो हमने बोला कि जो भी प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ेगा, अब से वो 15,000 रुपीज डिपॉजिट करेगा। अगर ये डिपॉजिट करेगा, अगर मान लो ये डिपॉजिट करने के बाद वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, अगर वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है ताकि जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं वही इलेक्शन लड़े, ऐसे नहीं कोई भी आके लड़ रहा है। ऑफ कोर्स दिस अमाउंट इज वेरी लेस, बट हमने ये डिपॉजिट रखा ताकि जो बंदा इलेक्शन लड़ रहा है उसके पास 1/6 वोट्स भी नहीं आ रही इलेक्शन में, इतनी वोट्स भी नहीं आ रही हैं, उससे कम आ रही हैं, तो ये जो सिक्योरिटी है उसको वापस नहीं मिलेगी, 45 कर ली जाएगी। तो कहने का मतलब ये सिक्योरिटी इसलिए है कि नॉन सीरियस कैंडिडेट्स ना आ पाए। कंडीशन क्या है, 1/6 वोट से कम नहीं आनी चाहिए, आएंगी तो आपकी अमाउंट आपको वापस नहीं दी जाएगी। दैट इज इंपॉर्टेंट। जो टोटल वोट्स पोल्ड है, ये 15,000 रुपये अमाउंट है। और जिसको प्रेसिडेंट के इलेक्शन लड़ने होते हैं तो उसको पहले नॉमिनेट करते हैं, 50 प्रपोजर्स होते हैं, वो एमपीज या एमएलएज, वो बोलते हैं कि भाई हम इस बंदे को क्या बनाना चाहते हैं, प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं। ऐसे कोई भी रैंडम नहीं आ जाएगा, ताकि जो भी नॉन सीरियस कैंडिडेट्स हैं वो इलेक्शन ना लड़ें। तो बिकॉज ये सीरियस पोस्ट है तो इसमें इसकी डिसरिस्पेक्ट ना हो, तो हमने बोला 50 प्रपोजर्स एंड 50 सेकेंडर्स, ये बंदे आके आपको बोलेंगे कि हम इस बंदे को प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं, तभी तुम प्रेसिडेंट के इलेक्शन लड़ सकते हो। बाद में आपको 15,000 रुपये सिक्योरिटी भी देनी पड़ेगी, और 1/6 वोट्स नहीं आते तो आपकी सिक्योरिटी आपको वापस नहीं मिलेगी। अब ये है क्वालिफिकेशंस एंड द स्टार्टिंग में जो चीज होती है। अब आता है कि जब वो बंदा प्रेसिडेंट बन जाता है उसे ओथ क्या लेनी होती है। नाउ द क्वेश्चन कम्स, अगर वो इंसान प्रेसिडेंट बन जाता है तो उसे ओथ क्या लेनी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ओथ में देखें, प्रेसिडेंट ही ऐसा ऑफिस है जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है टू प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। किसी की भी ओथ में ये वर्ड नहीं है, ना सुप्रीम कोर्ट के जजेस में। उनको संविधान को अपहेल्ड करना होता है, संविधान को प्रोटेक्ट नहीं करना, डिफेंड नहीं करना है। ये वर्ड कहां लिखे हैं, टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड, टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन।
तो पेपर में आता है कौन कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करता है, तो आंसर इज एज पर द, अगर हम बात करें ओथ की तो प्रेसिडेंट के पास है, पर इन जनरल आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को कौन प्रोटेक्ट करता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। एक बार प्री में आया हुआ था क्वेश्चन, पर ओथ के हिसाब से प्रेसिडेंट है, तो उसमें प्रेसिडेंट भी आंसर हो सकता है, पर इन जनरल बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कॉन्स्टिट्यूशन को अपहेल्ड करने की, प्रोटेक्ट करने की, पर ओथ में लिखा है प्रेसिडेंट की ओथ में। और एक क्या होता है टू फेथफुली, तो एक तो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करेगा, उसके बाद टू फेथफुली एग्जीक्यूट द, जो उसकी पावर है, फेथफुली काम करेगा, टू फेथफुली एग्जीक्यूट द, जो उसकी ऑफिस में पावर मिली है उसमें कोई वो बायसेस नहीं लेके आएगा, तो फेथफुली एग्जीक्यूट द ऑफिस। तो ओथ में ये दो चीजें, और एक चीज लिखी होती है, हमेशा लिखी होती है, दैट इज टू डिवोट हिमसेल्फ टू द सर्विस एंड वेलबींग ऑफ द पीपल ऑफ, सर्विस एंड वेलबींग ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, सर्विस एंड वेलबींग टू द पीपल ऑफ इंडिया। तो ये कहानी लिखी है इसमें, इनके लिए ये काम करता है। ये ओथ में 3 कंपोनेंट्स हैं, मैंने पहले भी आपको ओथ बताई है सुप्रीम कोर्ट के जज की, इसलिए बताई है कहीं पेपर ओथ पे ना बन जाए। और बाद में इस जो ये ओथ है ये प्रेसिडेंट को दिलवाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अगर वो नहीं है किसी कारणवश एब्सेंट है, वेकेंट है, डेथ हो गई, रिजाइन दे दिया, देन द सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट विल द administer the oath to the office of president. Now very important thing is this, ये हो गया है oath और हो गए क्वालिफिकेशंस। अब जो भी डिस्प्यूट आते हैं, हमने आपको पहले बताया था, अगर कोई भी इलेक्शंस को लेकर डिस्प्यूट आते हैं तो उसकी कहानी कहाँ लिखी है, इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट को लेकर एक एक्ट बना हुआ है, वहां लिखा है इनके इलेक्शंस के डिस्प्यूट को कौन डील करेगा, ओनली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, नो अदर कोर्ट हैज पावर टू इंटरफेयर इन द इलेक्शन डिस्प्यूट्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ओनली सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर फॉर दैट। यहां तक समझ में आया। अब एक चीज होती है कंडीशंस फॉर द ऑफिस, जब आप आ जाते हैं ऑफिस में तो क्या कंडीशंस हैं, तो कंडीशंस फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, कंडीशंस फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, कंडीशंस फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। अब इसमें देखते हैं क्या क्या कंडीशन है। पहली सिंपल सी कंडीशन है, द पर्सन शुड नॉट बी मेंबर ऑफ एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट, एंड if such person is elected as president then he is deemed to be vacated his office in the house on the date on which he enters the office of president। तो कोई बंदा जो प्रेसिडेंट बना है वो एमपी नहीं बना रह सकता, अगर वो एमपी है तो ऑफ कोर्स उसे रिजाइन देके वो जब प्रेसिडेंट ऑफिस में बैठेगा तो उसको उस ऑफिस को, एमपी के ऑफिस को खाली मान लिया जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये कहानी है इसको लेके, क्योंकि हमने आपको बताया था ये कहानी यहाँ पे कि अगर कोई प्रेसिडेंट है या ओथ, या जो हमने क्वालिफिकेशन लिखी थी, अगर कोई प्रेसिडेंट है या गवर्नर है, या प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, या यूनियन मिनिस्टर है, अगर कोई प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, या यूनियन मिनिस्टर है, एक वर्ड रह गया था यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर, अगर वो इलेक्शन लड़ रहे हैं प्रेसिडेंट का तो उन्हें पहले रिजाइन देने की जरूरत नहीं है। अगर वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं, क्योंकि मिनिस्टर को तो एमपी होना ही चाहिए, तो उस मिनिस्टर को जब वो आएगा ऑफिस में एज अ प्रेसिडेंट वो आ सकता है, पर जैसे वो प्रेसिडेंट ऑफिस में आएगा उसकी एमपी की पोस्ट को खाली मान लिया जाएगा, या मिनिस्टर की पोस्ट को खाली मान लिया जाएगा। तो ये पहली है कंडीशन कि कोई प्रेसिडेंट मेंबर ऑफ हाउस नहीं हो सकता, दैट इज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ द जो हमारा ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट है। यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए। अब आता है हमारे पास, पहला है एमपी नहीं रह सकता, अगर ऑफिस में घुस गया तो उसकी एमपी की पोस्ट खाली हो जाएगी। सेकंड है भाई, जब वो आएगा तो जब भी उसकी कंडीशंस ऑफ ऑफिस होंगी, भाई क्या उसको इमोल्यूमेंट्स मिलने हैं, क्या उसके अलाउंसेस मिलने हैं, वो जो इमोल्यूमेंट्स या अलाउंसेस होते हैं उनको कम नहीं कर किया जा सकता उसके डिसएडवांटेज में। एक बार डिसाइड कर लिया फिर ऑफिस में आ गया, फिर उसको चेंज नहीं कर सकते, डिसएडवांटेज में बढ़ा सकते हैं। और ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, तो वो कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को भी होल्ड नहीं करना चाहिए, मतलब वो मिनिस्टर भी नहीं रह सकता है, मिनिस्टर इज अ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। और नाश होता है कि भाई ही इज इंटाइटल्ड विदाउट पेमेंट टू ऑल द फैसिलिटीज ऑफ राष्ट्रपति भवन, ये सारी कंडीशंस हैं, ही इज इंटाइटल्ड टू सच इमोल्यूमेंट्स एज डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट। ये कौन डिसाइड करती है अलाउंसेस प्रेसिडेंट के लिए, पार्लियामेंट डिसाइड करती है। और अगर वो ऑफिस में आ गया है तो राष्ट्रपति भवन को लेके जो भी उसको इंटाइटलमेंट्स हैं उसके लिए वो
अपने आप ऑफिस में आते ही बेनिफिशियरी बन जाता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। दिस आर द कंडीशंस फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। यहां तक समझ में आया। अब देखते हैं कि प्रेसिडेंट को टर्म कितनी होती है और कैसे इसको इम्पीच किया जाता है। तो टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट इसको देखते हैं। तो अगर हम टर्म ऑफ ऑफिस देखें प्रेसिडेंट की, देन द टर्म इज ऑफ 5 years। तो टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट इज 5 years। अब क्योंकि प्रेसिडेंट के बिना कोई काम नहीं हो सकता, तो हमने कंडीशन रखी है, अगर प्रेसिडेंट ऑफिस में है और नेक्स्ट प्रेसिडेंट के इलेक्शन डिले हो गए किसी कारणवश, तो वो प्रेसिडेंट तब तक काम करता रहेगा जब तक न्यू प्रेसिडेंट नहीं आता, इवन इफ द टर्म इज एक्सीडिंग बियॉन्ड 5 years। तो 5 years से ज्यादा भी रह सकता है, बिकॉज बिना प्रेसिडेंट के कोई भी काम नहीं हो सकता, उसके साइन तो चाहिए ही चाहिए। और ये है हमारा उसका टर्म कितने 5 साल, एक्सटेंड भी हो सकता है। और मान लो प्रेसिडेंट के ऑफिस में उसकी डेथ हो गई, या उसने रिजाइन कर दिया, या उसको रिमूव कर दिया, हम आगे पढ़ेंगे। रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट देता है वाइस प्रेसिडेंट को, रिमूवल का प्रोसेस है इम्पीचमेंट का, वो देख लेते हैं, या उसकी डेथ हो गई तो ऑफिस खाली हो गया, तो देन कंडीशन होती है विद इन 6 months आपको इलेक्शन करवाने हैं। और उस टाइम बीच में जो गैप है उसमें प्रेसिडेंट की तरह वाइस प्रेसिडेंट कौन एक्ट करेगा? वाइस प्रेसिडेंट विल एक्ट एज अ प्रेसिडेंट। जब प्रेसिडेंट है ही नहीं, डेथ हो गई, रिमूव हो गई, या रिजाइन दे दिया, फिर वाइस प्रेसिडेंट विल एक्ट एज अ प्रेसिडेंट। ये आपको पता होना चाहिए। और अगर मान लो कुछ ऐसा हो भी जाता है तो इलेक्शन विद इन 6 months करवाने हैं, ताकि नया प्रेसिडेंट अपॉइंट किया जाए। जब नया प्रेसिडेंट आएगा तो वाइस प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट नहीं रहेगा, उसकी पावर खत्म हो जाएगी, वो वाइस प्रेसिडेंट रह जाएगा। तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में वाइस प्रेसिडेंट को या तो प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करना होता है, या वो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होता है। दो ही काम है। एज सच वाइस प्रेसिडेंट का कोई इंडिपेंडेंट काम नहीं है इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और इंडिया में जैसे यूएसए में कोई बंदा प्रेसिडेंट 2 बार ही बन सकता है, इंडिया में एनी नंबर ऑफ टाइम अ पर्सन कैन बिकम प्रेसिडेंट, उसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और इंडिया में 2 तरह के सिटीजन होते हैं, एक होते हैं नेचुरलाइज सिटीजन होते हैं, एक होते हैं जो बाय बर्थ होते हैं। तो इंडिया में कोई भी बंदा जो सिटीजन है वो प्रेसिडेंट की इलेक्शन लड़ सकता है, पर यूएसए में बाय बर्थ वहां पे होना चाहिए, तो वही इलेक्शन लड़ सकता है एज अ प्रेसिडेंट। ये डिफरेंस है इंडिया और यूएस के संविधान में, आपको पता भी होगा। नेक्स्ट आता है कि ठीक है भाई, रेजिग्नेशन किसको देनी है? वाइस प्रेसिडेंट को। रिमूव कैसे करेंगे? इंपीचमेंट से। नाउ लेट्स सी द रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैसे रिमूव किया जाता है इसको, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को? तो इसके लिए प्रोसेस है जो हम पता है, इंपीचमेंट। आर्टिकल 61 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इसके इंपीचमेंट की बात की है। तो पहली तो बात है इंपीचमेंट का पूरा प्रोसेस क्या होता है, और जो ये इंपीचमेंट होती है इसका ग्राउंड क्या है? वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आपको अभी बताया प्रेसिडेंट की ओथ में लिखा होता है कि प्रेसिडेंट हैज टू प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर वही प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर दे, इसका मतलब क्या है? जो उसको काम बोला गया था वो काम कर ही नहीं रहा है। तो वो अगर वायलेट कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन को, इट मींस दैट पर्सन इज नॉट एलिजिबल इन द सेंस दैट कैन नॉट परफॉर्म इट्स ड्यूटीज, तो कैन नॉट परफॉर्म हिज और हर ड्यूटीज। तो फिर उस पर इंपीचमेंट का प्रोसेस चलता है। पर ये इंपीचमेंट का प्रोसेस कैसे होता है, कौन सी मेजॉरिटी से, कहां से जाता है, क्या होता है, उसे देखते हैं। तो प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए पहली चीज क्या होती है? इफ आपको प्रेसिडेंट को रिमूव करना है, इंपीच करना है, तो पहला काम क्या होता है? आप किसी भी हाउस में जा सकते हैं, वेदर इन लोकसभा, इधर इन लोकसभा और राज्यसभा। इसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं है कि आपको लोकसभा में जाना है, आपको राज्यसभा में जाना है। तो अगर हम रिमूवल की बात करें तो आप यू कैन गो टू इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। पर आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में जाएंगे तो कम से कम कुछ बंदों को तो ये बोलना पड़ेगा कि भाई हम प्रेसिडेंट की इंपीचमेंट को सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि बस ऐसे ही बिना कुछ किसी लोगों के बोले इंपीचमेंट स्टार्ट हो गई। थोड़ी प्रोटेक्शन तो देनी पड़ेगी, प्रेसिडेंट द हाईएस्ट ऑफिस इन द कंट्री। तो जब 1/4 ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस किसी भी हाउस में गया, उसके अगर 1/4 मेंबर्स ये बोलते हैं कि हम रेडी हैं इंपीचमेंट के प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए, देन ये प्रोसेस स्टार्ट होता है। बट प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले हम 14 डेज का नोटिस देते हैं किसको? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। उसे बता देते हैं, इतला कर देते हैं कि भाई तुम्हारा इंपीचमेंट स्टार्ट होने वाला है। नाउ वो विल स्टार्ट वी हैव 14 डेज टू डिफेंड योरसेल्फ। अगर वो कर लेंगे तो, नहीं करेंगे तो हम प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। पर 14 दिन देते हैं ताकि प्रेसिडेंट रेडी हो जाए। और फिर जाता है ये पहले हाउस में। अगर पहले हाउस ने 2/3 मेंबर्स, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस से इसको पास कर दिया, पहले हाउस ने, कोई भी हाउस हो सकता है वो, तो फिर जाएगा दूसरे हाउस में। दूसरे हाउस में होती है इंक्वायरी,
और वहाँ पे होती हैं फिर जैसे दलीलें दी जाती हैं, और फिर दूसरे हाउस में पास होता है 2/3 मेजॉरिटी ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस। फिर दोनों हाउस ने पास कर दिया, तो जैसे ही पास किया फिर प्रेसिडेंट के पास नहीं जाता है, तभी प्रेसिडेंट क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। और आज तक इंडिया की हिस्ट्री में नो प्रेसिडेंट हैज बीन इम्पीच्ड सो फार। जैसे किसी जज को हटाया नहीं गया है, वैसे किसी प्रेसिडेंट को भी इम्पीच नहीं किया गया है। ये आपको समझ में आएगा। अब जब ये वोटिंग होती है 2/3, इसमें कौन वोट करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इलेक्टेड एज वेल एज नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द हाउस। इसमें स्टेट का से नहीं है, ये प्रोसेस लोकसभा और राज्यसभा में होता है, स्टेट्स का कोई से नहीं है। स्टेट्स का से है प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने में, बट स्टेट्स हैव नो से इन द रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इज रिमूव्ड बाय लोकसभा एंड राज्यसभा, एंड द एमपीज कैन बी बोथ इलेक्टेड और नॉमिनेटेड। इलेक्शन के टाइम पे नॉमिनेटेड नहीं होते हैं, यहाँ पे नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट। ये सारी कहानी मेंशन्ड है आर्टिकल 61 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, ये आपको समझना है। इम्पीचमेंट ऑफ द ये, और हाउस जो वैकेंसी आती है वो उसके रीजन अलग होते हैं कि बंदा डेथ है, रिमूव कर दिया या रिजाइन दे दिया, इन 3 कारण से क्या होती है, वैकेंसी होती है। अब आते हैं पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट, इसको समझते हैं, फिर आगे वाइस प्रेसिडेंट भी देखेंगे। अब पावर्स एंड फंक्शंस में कुछ नहीं है, बस एक चीज स्टोरी समझ लें, आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं पावर एंड फंक्शंस की बात करूं, तो अगर मैं पहला काम करता हूं किसकी डोमेन में, लेजिस्लेटिव डोमेन में। एग्जीक्यूटिव भी करेंगे, पहले देखते हैं लेजिस्लेटिव डोमेन में। भाई कोई भी बिल एक्ट नहीं बन सकता जब तक प्रेसिडेंट उसको एसेंट नहीं देता। पहली इसकी कौन सी पावर है, फंक्शन है, लेजिस्लेटिव पावर्स एंड फंक्शंस में आता है। तो जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, ये इसमें पहला आता है कि भाई आप जब तक साइन नहीं करेंगे बिल एक्ट नहीं बनेगा। और दूसरा एक काम होता है कि भाई हाउस को जो आपको क्या करना है, प्रोरोग करना है या डिसॉल्व करना है, ये काम भी कौन डिसाइड करता है, प्रेसिडेंट। और हाउस को समन करना है वो भी कौन करता है, प्रेसिडेंट। तो बिल को एक्ट बनाने में प्रेसिडेंट का काम है, हाउस को प्रोरोग, डिसॉल्व या समन करने में भी प्रेसिडेंट का हाथ है, कोई और ये काम नहीं कर सकता है। और दूसरा, प्रेसिडेंट ही डिसाइड करता है कि स्पीकर के इलेक्शंस कब होंगे। ऑफ कोर्स इलेक्शन में एमपी ही वोट डाल देते हैं, लोकसभा मतलब लोकसभा के मेंबर्स वोट डालते हैं, पर टाइम कौन डिसाइड करता है, वो प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। तो इन कामों में उसकी लेजिस्लेटिव पावर है। कोई ऑर्डिनेंस पास करना है तो ऑर्डिनेंस पास करने की पावर भी क्या है, अंडर आर्टिकल 123 प्रेसिडेंट के पास है। इट्स ऑल्सो काइंड ऑफ अ लेजिस्लेटिव पावर। राज्यसभा में मेंबर्स को नॉमिनेट करना है, 12 मेंबर्स नॉमिनेट होते हैं राज्यसभा में, दैट इज ऑल्सो डन बाय द प्रेसिडेंट। तो दीज आर द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। भाई अब हाउस में कुछ बात हो रही है तो ही कैन सेंड मैसेजेस टू द हाउस, वेदर विद रिस्पेक्ट टू अ बिल पेंडिंग इन द पार्लियामेंट और एनी अदर मैटर, ही कैन सेंड द मैसेज टू द हाउस। और आपको पता है कि ये हमने देखा था, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि प्रेसिडेंट जब होता है यही एक करता है, जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट होता है ना हर साल की पहली बार, और हर इलेक्शंस के फर्स्ट टाइम पे जॉइंट सेशन होता है, उसमें प्रेसिडेंट एड्रेस होता है, वो भी लेजिस्लेटिव एस्पेक्ट ही है, ये आपको समझना है। और जो सारी चीजें होती हैं कि भाई जब मान लो कोई स्पीकर नहीं है, हमने पहले बताया था, अगर कोई स्पीकर है या डिप्टी स्पीकर क्या है, उसकी पोस्ट वेकेंट है, या स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन की पोस्ट वेकेंट है, तो कौन बंदा अपॉइंट करता है एज अ प्रिजाइडिंग ऑफिसर, वो प्रेसिडेंट डिसाइड करता है कौन बनेगा प्रिजाइडिंग ऑफिसर हाउस में से। जब दोनों क्या होती हैं पोस्टें, प्रिजाइडिंग ऑफिसर या मतलब चेयर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर एंड चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन दोनों खाली होती हैं, तो प्रेसिडेंट खाली मतलब वेकेंट होती हैं, नॉट एब्सेंट। एब्सेंट के टाइम पे पैनल ऑफ चेयरपर्सन एंड वाइस चेयरपर्सन आता है, हमने पढ़ा था पार्लियामेंट में, बट हेयर इसके पास प्रेसिडेंट के पास पावर होती है इस चीज को लेके। और बहुत सारे बिल हैं जो प्रेसिडेंट के प्रायर अप्रूवल से आते हैं, जैसे कि एक बिल होता है मनी बिल, प्रेसिडेंट का प्रायर अप्रूवल चाहिए होता है। जैसे एक फाइनेंशियल बिल टाइप 1 है, उसमें भी चाहिए होता है। तो देयर आर मेनी बिल्स जहाँ पे प्रेसिडेंट का प्रायर अप्रूवल चाहिए होता है। और बहुत सारी चीजें हैं जो आपने पढ़ी हुई हैं, जैसे प्रायर अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट, ये आपने पढ़ ली थी पार्लियामेंट के टाइम पे। एक होती है कि भाई अगर एमपीज के डिस्क्वालिफिकेशन को लेके बात है, तो दिस एमपीज की डिस्क्वालिफिकेशन कौन डिसाइड करता है, प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। ऑफ कोर्स वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कहने पे करता है और वो चीज पे बाइंडिंग होती है, पर करता कौन है, प्रेसिडेंट। तो एमपीज की डिस्क्वालिफिकेशन कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, ऑफ कोर्स ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ऑफ कोर्स दैट रिकमेंडेशन इज बाइंडिंग इन नेचर। यहां तक समझ में आया। अब जब हम बिल पढ़ ही रहे हैं तो इसमें बिल को लेकर इसका पावर होती है, अलग अलग बिल में अलग अलग पावर होती है। हमने पढ़ लिया था
कि कौन कौन सी वीटो पावर होती है। हमने पहले पढ़ा हुआ है ये चीज़ कि अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट बिल्स में इसके पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन होते हैं। जैसे कि एक बिल है मनी बिल, तो इन केस ऑफ मनी बिल ये बिल को यस बोल सकता है या नो बोल सकता है और कोई ऑप्शन नहीं है। ऑर्डिनरी बिल के केस में, ऑर्डिनरी बिल या फाइनेंशियल बिल्स जो होते हैं, फाइनेंशियल बिल्स के केस में ये यस भी नो भी वापस भी भेज सकता है और पॉकेट वीटो भी लगा सकता है। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होते हैं पहले बताया था, इसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ यस बोलना है। और इसके बाद जो बिल हैं ये मनी बिल है, ऑर्डिनरी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल यही हैं। यहाँ हमने फाइनेंशियल बिल भी डाल दिए और कोई ऑप्शन नहीं होता है, यही ऑप्शन है, इसका वीटो पावर है। और प्रेसिडेंट के पास कोई भी वीटो पावर, कॉन्स्टिट्यूशनल वीटो पावर नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ने आप कहीं नहीं लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशनरी पावर्स नहीं है। वीटो पावर मतलब उसकी अपनी मर्जी है, तो उसके पास कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। उसके बाद जो भी पावर्स हैं प्रेसिडेंट के पास वो क्या है, सिचुएशनल डिस्क्रिशनरी पावर्स। जैसे हमने लिखा नहीं है कि प्रेसिडेंट पॉकेट वीटो यूज करे, वो तो वहां लिखा है कि प्रेसिडेंट बिल को एसेंट करे, हमने टाइम नहीं बताया। इसका मतलब वहां से हमने क्या ड्राइव किया कि प्रेसिडेंट अपने पॉकेट में रख के बैठ सकता है, बिकॉज उसके पास लीगल बाउंडेशन नहीं है। इट मीन उसके पास क्या है, सिचुएशन के हिसाब से वीटो पावर आती है, डिस्क्रिशनरी पावर आती है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। गवर्नर को तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिख के दिया है कि तेरे पास ये डिस्क्रिशन पावर है, प्रेसिडेंट को नहीं लिखा है, बस हमने टेक्स्ट को पढ़ के ये इंटरप्रेट किया है। जो सिचुएशन ऐसी बनती है, मान लो किसको पीएम अपॉइंट करना है, वो उसकी डिस्क्रिशनरी पावर है। अगर मान लो पता नहीं लगता कौन सी पार्टी मेजॉरिटी में है, तो वो किसी को भी अपॉइंट कर सकता है, उसकी डिस्क्रिशन होती है, वो सिचुएशन होता है। प्रेसिडेंट रूल लगाना है, उसकी सिचुएशन डिस्क्रिशन है कि लगाएं या ना लगाएं। तो कहने का मतलब इन सम एरियाज किसको पीएम अपॉइंट करना है, कब सरकार गिरनी है, वहां डिस्क्रिशन आ जाती है। जब किसी भी सरकार के पास मेजॉरिटी नहीं होती, देन जब वो कंफ्लिक्टिंग होता है तो प्रेसिडेंट अपनी बुद्धि के हिसाब से, डिस्क्रिशन के हिसाब से ये चीजें डिसाइड कर सकता है। आया समझ में? तो दीज आर द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। एक आती है प्रेसिडेंट की, इसके बाद एग्जीक्यूटिव पावर्स भी हैं, फाइनेंशियल पावर भी है, पर सबसे इंपॉर्टेंट पावर आती है जुडिशियल पावर्स। आपने सुना होगा कि प्रेसिडेंट को हमने कुछ पावर्स दी हैं जुडिशियल नेचर की, उसे बोल देते हैं पार्डनिंग पावर्स, उसे बोल देते हैं पार्डनिंग पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। और पार्डनिंग पावर्स में पहला, इसे 5 टाइप की होती हैं, इसको भी समझ लेते हैं। पहला होता है प्रेसिडेंट किसी को पार्डन भी कर सकता है, कम्यूट भी कर सकता है। मतलब पार्डन का मतलब, कम्यूट का आगे चीजें पढ़ेंगे, पर आपको समझ में आना चाहिए क्या होती है पार्डनिंग पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। तो एक होती है कम्यूटेशन, एक होता है पार्डन, एक होता है रेमिशन, रिस्पाइट एंड रिप्राइव। रिस्पाइट एंड रिप्राइव, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है, जो पार्डन होता है, मान लो आपको हमने कोई पनिशमेंट दी, अगर प्रेसिडेंट ने वो पार्डन कर दिया, मतलब काम खत्म, मतलब बंदा इनोसेंट है, सारी पनिशमेंट सब कुछ क्या हो गया, जीरो हो गया। इसमें सब कुछ जीरो हो जाता है, बंदा फ्री हो जाता है। कम्यूटेशन में होता है, आपने टाइप ऑफ पनिशमेंट, मान लो आपको पहले रिगरस इंप्रिजनमेंट थी, आपने किसमें चेंज कर दी उसको, लाइफ इंप्रिजनमेंट में। आपको डेथ पेनल्टी थी, आपको किसको चेंज कर दी, रिगरस इंप्रिजनमेंट में या लाइफ इंप्रिजनमेंट में। तो अगर आप टाइप ऑफ पनिशमेंट चेंज कर रहे हो, वो किसमें आएगा, कम्यूटेशन में आएगा। इन रिमिशन, हम मान लो आपको पनिशमेंट दी थी 15 सालों की, हमने कम करके पनिशमेंट कितनी कर दी, 14 सालों की। पनिशमेंट वही है, रिगरस इन नेचर, तो आपने 15 से 14 साल कर दिए, 10 साल कर दिए, तो आपने टाइप ऑफ पनिशमेंट चेंज नहीं की, वो तो रिगरस ही है, बस उसका टेन्योर, उसका टर्म चेंज कर दिया है, नॉट टेन्योर, टर्म चेंज कर दिया है, दैट इज कॉल्ड एज रिमिशन। तो इन रिमिशन टाइप ऑफ पनिशमेंट इज नॉट चेंज्ड, only the term is changed. In commutation, type of punishment itself is changed. और पार्डनिंग में सब कुछ ही खत्म हो गया है, ना तो पनिशमेंट ना टर्म, सब कुछ जीरो हो गया है। और अगला आता है हमारे पास रिस्पाइट एंड रिप्राइव। रिस्पाइट में होता है कि भाई आपके कुछ जो कोई स्पेशल कंडीशंस हैं, मान लो कोई वुमन प्रेग्नेंट है या कोई डिसेबल्ड है, तो उस हिसाब से आपने उसकी पनिशमेंट को चेंज कर दिया, आपने उसको लेसर सेंटेंस दे दिया जो आपको पहले दिया गया था। तो आपने यहाँ पे भी कोई बंदे की कंडीशन को देख के, डिसेबिलिटी या प्रेगनेंसी को देख के उसकी सेंटेंस को आपने चेंज कर दिया। मान लो प्रेग्नेंट वुमेन है, आपने उसको थोड़े रिगरस इंप्रिजनमेंट नहीं दी, सिंपल इंप्रिजनमेंट दे दी, तो आपने रिस्पाइट दिया, सेंटेंस को चेंज कर दिया आपने। रिप्राइव में होता है आपने सेंटेंस को रोक दिया, डेथ पेनल्टी दे रखी थी, आपने उसको डिले कर दिया कि बाद में देखते हैं, अभी नहीं डेथ पेनल्टी मिलेगी, तो वो है रिप्राइव, थोड़े टाइम के लिए आपने डिले किया है, कुछ चेंज नहीं किया है, दिस इज डिले। दिस इज सेंटेंस को चेंज किया डिपेंडिंग अपॉन सम पर्टन, सम स्पेशल कंडीशंस। यहाँ पे आपने
टर्म को चेंज किया है, यहाँ टाइप ऑफ पनिशमेंट को चेंज किया, यहाँ पे सब कुछ जीरो कर दिया है। दीज आर द पार्डनिंग पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, जो संविधान के 72 नंबर आर्टिकल में लिखी हैं, आर्टिकल 72 में। दीज आर द जुडिशियल पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट दैट आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 72। ये आपको समझ में आना चाहिए। ये है आर्टिकल 72। अब हम जब आर्टिकल 72 पढ़ रहे हैं तो हम देखते हैं कि ये जुडिशियल पावर्स में कवर हो गए हैं। लेजिस्लेटिव पावर्स हमने पढ़ ली हैं, एक होती है हमारी एग्जीक्यूटिव पावर्स। ये आपको देखनी है कौन कौन सी हमारी एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं। तो एग्जीक्यूटिव पावर्स में देख लें क्या क्या आती है। वैसे फाइनेंशियल पावर भी होंगी। एग्जीक्यूटिव पावर्स में क्या क्या आता है, तो एग्जीक्यूटिव पावर की बात करते हैं तो इसमें क्या आता है, जो भी काम होता है, सब कुछ होता है, वो किसके नाम पे होता है, नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। इसमें everything that is done in the country by the central government is done in the name of president. तो executive actions of the government of India are formally taken in the name of president। और दूसरा, by president rules and regulations भी बना सकता है। किसके लिए, जो convenient transaction of business, मिनिस्टर्स हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, गवर्नमेंट के कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन के लिए प्रेसिडेंट रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकता है। वो प्रेसिडेंट नहीं बना रहा, वो गवर्नमेंट ही बना रही है, बस नाम किसका है, प्रेसिडेंट का। उसकी डिस्क्रिप्शन नहीं है इसमें। ही कैन मेक रूल्स फॉर द मोर कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस। और आपको पता है कि प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट करता है, अटॉर्नी जनरल को। ऑफकोर्स प्रेसिडेंट करता है, पर किसके कहने पे, इन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। पर अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट। वैसे ही जजेस को कौन अपॉइंट करता है, वो जुडिशियल पावर में आ जाएगा, कौन, प्रेसिडेंट। और वैसे ही यूपीएससी के चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट। कैग को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट। तो ये तो कुछ पोजीशंस हैं जो एग्जीक्यूटिव काम में प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट कर रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जो इंटरस्टेट काउंसिल है आर्टिकल 263 में, वो भी कौन बनाता है, प्रेसिडेंट बनाता है। ऑफ कोर्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कहने पे बनाता है। और यूनियन टेरिटरी को चलाता कौन है, प्रेसिडेंट चलाता है, किसी बंदे के थ्रू, वो भी प्रेसिडेंट चला रहा है। तो ये सारी क्या है, उसकी एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं कि यूटीज को एडमिनिस्टर करना या फिर यूटीज को चलाना, वो प्रेसिडेंट चलाता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। प्रेसिडेंट के जो कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ रूल्स हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में लगेगा कि नहीं इसके काम नहीं है। तो ही कैन अपॉइंट अ इंटर स्टेट काउंसिल अंडर आर्टिकल 263। ये भी प्रेसिडेंट का एग्जीक्यूटिव काम के अंदर आता है। पावर मतलब फंक्शन अलग चीज होती है, पावर थोड़ी अलग चीज होती है। यहाँ वर्ड क्या लिखा है हमने, पावर्स। और भाई जो शेड्यूल कास्ट हैं या शेड्यूल ट्राइब हैं, उनके इन्वेस्टिगेशन को लेकर, उनकी सिचुएशंस क्या हैं, उसके लिए कमीशन को बनाना, वो भी प्रेसिडेंट का एग्जीक्यूटिव काम है। और कई बार क्या होता है, ये प्रेसिडेंट को बोलता है कि मेरे पास रखो कुछ चीज़ें, जो भी मैटर जो मिनिस्टर ने लिया है। मान लो किसी मिनिस्टर ने कोई डिसीजन लिया, पर वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने डिस्कस नहीं किया, तो प्रेसिडेंट बोलता है वो चीज़ें मेरे पास लेके आओ। क्योंकि इंडिया में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को पता होना चाहिए। अगर किसी मिनिस्टर ने कोई डिसीजन लिया है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को नहीं पता, तो प्रेसिडेंट अपने पास बुला के उनको बता देता है। ये भी इसमें आता है। और कोई भी काम चल रहा है तो यूनियन का, उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रेसिडेंट उनसे ले सकता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोई भी अफेयर्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट चल रहे हैं, मान लो कोई भी इंटरनेशनल रिलेशन चल रहे हैं, तो प्रेसिडेंट कहता है मुझे तो बताओ, एटलीस्ट मैं इसके बारे में अवेयर तो हूँ, डिसीजन तो आपको ही लेना है, पर आई शुड बी अवेयर ऑफ दैट एज अ हेड ऑफ द नेशन। और वैसे ही आता है हमारे पास कि भाई वो किसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने को बता सकता है चीजें जो मिनिस्टर ने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से डिस्कस नहीं की हैं, तो मिनिस्टर से वो चीजें मांग सकता है। तो दीज आर द एग्जीक्यूटिव पावर्स। एग्जीक्यूटिव पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर्स एंड जुडिशियल पावर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द, हम पढ़ते हैं जब हम प्रेसिडेंट की बात कर रहे होते हैं। इतना आपको समझ में आना चाहिए। एक लास्ट चीज होती है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है कई बार गवर्नर बिल को रिजर्व कर देता है किसके पास, प्रेसिडेंट के पास। तो जब गवर्नर बिल को रिजर्व करता है प्रेसिडेंट के पास, तो जैसे ही गवर्नर ने स्टेट असेंबली या काउंसिल से बिल जो आया, गवर्नर ने किसके पास रिजर्व कर दिया, प्रेसिडेंट के पास, तो फिर इसका रोल खत्म हो जाता है। अब डायरेक्टली इन दोनों के बीच में बातचीत होती है। और इसकी क्या बात होती है, अगर कोई बिल मनी बिल है तो प्रेसिडेंट या तो यस बोलता है या ना बोलता है। स्टेट के केस में ऑर्डिनरी बिल है तो या तो यस बोलेगा, ना बोलेगा, या क्या करेगा, वापस भेजेगा, या कुछ नहीं बोलेगा, पॉकेट विटो। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल तो यहाँ आता ही नहीं है, तो काम ही खत्म। बट एक चीज समझ लें, जब इसने बिल इसको दिया रख के, इसका बिल इसने इसको रिजर्व कर दिया, मान लो प्रेसिडेंट ने दोबारा इसको बिल दिया, इन्होंने सेम बिल इसको वापस दे दिया, तो प्रेसिडेंट को मानना ना मानना प्रेसिडेंट की मर्जी है। इन केस ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, मतलब पार्लियामेंट, अगर पार्लियामेंट कोई बिल प्रेसिडेंट को भेजती है और प्रेसिडेंट उस बिल को दोबारा रिकंसिडरेशन के लिए भेजता है, अगर वो पार्लियामेंट वही बिल दोबारा दे देती है प्रेसिडेंट को पास,
तो प्रेसिडेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, बस वो सस्पेंसिव वीटो का यूज करके एक बार डिले कर सकता है। बट व्हेन इट कम्स टू स्टेट, तो वो एक बार नहीं जितनी मर्जी बार डिले कर सकता है, उसे दूसरी बार मानना ना मानना प्रेसिडेंट पे बाउंडेशन नहीं होती, वो रिजेक्ट भी कर सकता है और एक्सेप्ट भी कर सकता है, मतलब उस पर दोबारा रिकंसिडरेशन के बाद उस पर कोई बाउंडेशन नहीं होती है अगर सेम बिल दोबारा दे दिया जाए। ये है डिफरेंस एज कंपेयर टू जो गवर्नर बिल को रिजर्व करता है प्रेसिडेंट के पास। ये गवर्नर खुद भी कर सकता है, प्रेसिडेंट गवर्नर को खुद भी बोल सकता है, दोनों तरह से हो सकता है। आया समझ में? तो ये हो गया हमारा जो हम डिस्कस करते होते हैं चीजें विद रिस्पेक्ट टू कि भाई क्या चल रहा है व्हेन वी डिस्कसिंग अबाउट द गवर्नर रिजर्विंग द स्टेट बिल्स टू द प्रेसिडेंट। ये आपको पता होना चाहिए, बस ये एक डिफरेंस है जो आपको बता दिया। मनी बिल को एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा, बाकी बिल को रिकंसिडरेशन पे उस पे बाउंडेशन नहीं होती है। दिस इज द ऑल अबाउट द यूनियन एग्जीक्यूटिव जो आप पढ़ते हैं। एक चीज रह जाती है जिसमें, वो है ऑर्डिनेंस वाली पावर, जो हमें कहां दी है आर्टिकल में, आर्टिकल 1, 2, 3 में दी है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। भाई हमने बोला है संविधान में, अगर मान लो कोई एक हाउस, दो हाउस हैं, एक हाउस सेशन में नहीं है या दोनों हाउस सेशन में नहीं है, या तो एक नहीं है या दोनों ही नहीं है, इस कंडीशन में प्रेसिडेंट कोई ऑर्डिनेंस पास कर सकता है, कोई बिल को इन्फोर्स कर सकता है विदाउट अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। बट एक कंडीशन रखी है कि विद इन 6 मंथ्स, विद इन 6 वीक्स, मतलब 6 वीक्स के अंदर अंदर वो बिल हाउस में डिस्कस होना चाहिए, उस पर टिप्पणी होनी चाहिए। अगर हाँ बोलते हैं तो बिल एक्ट बन जाएगा लंबे टाइम तक, अगर ना बोलते हैं तो बिल खत्म हो जाएगा, ऑर्डिनेंस लैप्स हो जाएगा। पर क्योंकि हमें पता है कि दोनों हाउसेस के बीच में, जब दोनों हाउसेस मिलेंगे तभी ये पास होगा, तो दोनों हाउसेस के मिलने के 6 वीक्स के अंदर अंदर ये काम होना चाहिए। अब दोनों हाउस मिलते कब हैं? हमें पता है राज्यसभा तो हमेशा ही बैठा रहता है, ये रिसेस में होगा, पर रिसेस में तो ठीक है ये होगा ही होगा, पर रिसेस में ये 6 मंथ से ज्यादा हो नहीं सकता है। तो मान लो मैक्सिमम टाइम ये 6 महीने रिसेस में रहा है, उसके बाद तो पावर में आए, फोर्स में हाउस सेशन में आएगा आएगा। तो 6 मंथ्स के बाद 6 वीक्स और होते हैं इनके पास, दोनों हाउस सेशन के आने के बाद। तो जो ऑर्डिनेंस को उसका टेन्योर कितना हो जाता है? 6 मंथ्स प्लस 6 वीक्स। हमें संविधान में लिखा है कि जब दोनों हाउस सेशन में आएंगे उसके 6 हफ्तों के अंदर अंदर ऑर्डिनेंस पे डिसीजन ले लेना चाहिए, क्योंकि 6 वीक्स तो हमारे पास मैक्सिमम टाइम है। और जो हाउस दोनों सेशन में आए, इसके लिए मैक्सिमम टाइम कितना हो सकता है? 6 महीने। मान लो आज ही हाउस रिसेस में गया, आज ही आपने ऑर्डिनेंस बना दिया, अब 6 महीने तक हाउस सेशन में आया नहीं, वो अलाउड भी है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज सॉल में 2 ही सेशन होने चाहिए एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट। 6 महीने सेशन में नहीं आया, जब भी आया उसके बाद 6 हफ्ते हैं, तो कितना हो गया? 6 महीने प्लस 6 हफ्ते ऑर्डिनेंस फोर्स में रह सकता है। ये ऑर्डिनेंस मेकिंग की पावर किसको दी है? प्रेसिडेंट को दी है। ऑर्डिनेंस उन्हीं मैटर से बन सकता है जहां पे पार्लियामेंट के पास लॉ बनाने की पावर है। सेम चीजें होंगी, पार्लियामेंट के पास पावर होनी चाहिए, और अगर है तो प्रेसिडेंट पार्लियामेंट से बिना पूछे एक बार लॉ बना सकता है, बाद में पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। 2 ही कंडीशन होती हैं, अगर एक हाउस सेशन में नहीं है या दोनों हाउस सेशन में नहीं है, एक हाउस सेशन में नहीं है या दोनों हाउस सेशन में नहीं है। अब भाई आपको ये पता है कि सेशन में हाउस होने, राज्यसभा इज द परमानेंट हाउस, पर सेशन तो बाद बाद में होते हैं। तो अगर दोनों हाउस सेशन में नहीं है या एक हाउस सेशन में नहीं है तो बिल नहीं पास हो सकता ना। बिल को पास करने के लिए दोनों हाउस सेशन में होने चाहिए। तो अगर हमें कंडीशन बताइए, अगर एक हाउस सेशन में नहीं है या दोनों हाउस सेशन में नहीं है, तो ही तुम ऑर्डिनेंस पास कर सकते हो। दीज आर द कंडीशंस टू प्रमलगेट द ऑर्डिनेंस। बट वो 6 हफ्तों का हमें टाइम दिया है और मैक्सिमम 6 महीने होते हैं, उस बेसिस पे हम कहानी बना देते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट यूनियन एग्जीक्यूटिव, जो आपको इसमें पढ़ना होता है। इन नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस अबाउट द स्टेट एग्जीक्यूटिव, फिर हम पढ़ लेंगे अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं एंड ऑल अदर थिंग्स। आया यहां तक समझ में? तो विल डिस्कस अबाउट द स्टेट एग्जीक्यूटिव इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।